आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने सियासी एतबार से अपनी जो साख खराब करने वाले जितने मुश्किल फैसले करने थे कर लिए। पंजाब गवा दिया, अपना वोट बैंक तक गवा दिया, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों समझ नहीं आ रही ये बात कि इलेक्शन तो बहरहाल होने ही हैं, अभी नहीं तो चंद माह बाद ही सही। तो बजाय इसके कि साबिक हुकूमत की बुराइयां करने में अपना वक्त जाया करें, इसके बजाय अवाम के हक में मुफीद मुआशी फैसले करके अपनी खोई हुई साख बहाल करने की कोशिश करें। मगर आज भी साबिका रवैश बरकरार रखते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में अपने लतीफ जज्बात का इजहार कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट पढ़ें। वो कह रहा है कि जनाब, जिनके इशारों पर इमरान खान काम करते थे वो आज गुमनाम हो गए। तो जनाब, खुल के चीजें तो सामने आना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, इलेक्शन चाहते हैं, फौरी इलेक्शन चाहते हैं, मगर जो मर्ज की तशखीस किए बगैर, इलाज किए बगैर इंतखाबात होंगे, उसको पाकिस्तानी कौम इलेक्शन नहीं मानेगी। दूसरी जानिब नाजरीन, मुल्क की माशी सूरत हाल जिस नहज पर पहुंच चुकी है, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि तमाम जमातें बातें करते, बावजूद मौजूदा हुकूमत के रहनुमाओं के बयान मजीद और आवाम जलती में मजीद तेल डालने के मुतरादिफ देने वाले वफाकी वजीर तोड़ने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, ये सुन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो सूरत हाल इस बारे में जो है वो विजुलाइज करता है और कहता है कि ऐसे मौक़ों पे जो है वो चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को असम्बली तोड़ने का हक हासिल है। अगर वो हालात ना हो तो फिर असम्बली तोड़ना जो है वो कत्तन जो है वो गैर सियासी और गैर जमहूरी अमल है, जो कि इमरान खान नियाजी साहब इस अमल को करने जा रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, या उन्होंने कम अज़ कम ऐलान किया है। जलसों में नाकाम होके वहाँ तकरीरें करके और फैसला करके असम्बलियों को तोड़ना जो है वो असम्बलियों की तौहीन है। दूसरी जानिब नाज़रीन, सिंध के 8 सरकारी गोदामों से हजारों मैट्रिक टन गंदम गायब। रियासती इदारे और सियासी रहनुमाओं की नजरें अपने मुखालिफिन की एक एक हरकत पर लगी तो होती है, मगर जहां बात है अवामी मामलात की, वहां ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसे अवामी मफादात में दिलचस्पी हो। सिंध में जहां हजारों मैट्रिक टन गायब होती है, वहीं पर सरकारी पैसा चोरी हो जाना तो कोई अहम बात ही नहीं है। अभी सखर के सिंध के गोदामों से एक बार फिर हजारों टन गंदम गायब हो गई है, मगर सियासतदानों की दिलचस्पी तो देखिए इस सूबे की जमात की, कि वो सिर्फ इलेक्शन तक ही दिखाई देती है। कल एक निजी चैनल की एंकर पर्सन को इंटरव्यू देते हुए साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब सियासी मौजूदात पर क्या बात कर रहे थे, आइए वो भी सुन लेते हैं। तो तहलील मगर आपको लगता है कि हो जाएंगी ये असेंबलियां, वो कर देंगे, तोड़ देंगे असेंबलियां? अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम
अपोजिशन करते रहेंगे नहीं तो अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे आप इंशाल्लाह, पंजाब के अंदर? हर जगह केपी में। जी, तो तहरीक अदम एतमाद लाने की बाद एक मरतबा फिर सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी या मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं। कैसे लेकर आएंगे आईनी और कानूनी अहम पहलू इसके क्या होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कानूनदान और आईनी और कानूनी पहलुओं से हमारे प्रोग्राम में भी हम उनसे बात कर चुके हैं, जो कि टेक्निकली नजर नहीं आता। बहरहाल इसी सब पे बात करेंगे जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में और पैनल में मौजूद हमारे सारे मेहमान हैं। अकरम चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से, साजिद जोखियो साहब सूबाई वजीर सिंध पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। अकरम चीमा साहब, हम देख रहे हैं कि जहां पर मुआशी मसाइल संगीन होते जा रहे हैं, वहीं पर आप लोगों की रट है अब के हम असेंबलियां तहलील कर दे 2 सूबों में जहां हमारी हुकूमत है। तो ये कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा ये ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिदा, मैं तो समझता हूँ कि ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारी रट है कि हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ये हमारी रट नहीं है। ये मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबा था चंद दिन पहले। इनके तमाम लीडरशिप के बयानात उठा के आप देख लें, जिसमें ये हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबा करते थे और हमें कहते थे कि अगर इमरान खान फ्रेश इलेक्शन करवाने में संजीदा हैं तो फौरी तौर पे केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें, हम कौमी असम्बली तोड़कर इलेक्शन करवा देंगे। तो आज यही दोनों पार्टियों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। जब हमने ये कहा कि हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, तो अब इनके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है? ये तो इनका मुतालबा था। ये हमें यूटर्न की सियासत का कहते हैं, ये तो अपनी हर बात से यूटर्न ले रहे हैं। इससे पहले ये इमरान खान साहब को कहते थे कि जी आप अपना कौमी असम्बली तहलील कर दें और इलेक्शन करवा दें। तो जब हमने असम्बली तहलील की तो ये अदालतों में चले गए और असम्बली को बहाल करवाया और इलेक्शन से भागे। 3 दफ़ा ये कराची के अंदर और सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन से भागने की हैट्रिक कर चुके हैं। इनको नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है और इनको नज़र आ रहा है कि अवाम के अंदर इस वक्त इनकी कोई से नहीं है और ये भारी मार्जिन से इलेक्शन हारने जा रहे हैं। और इनकी सियासी दुकानें जो 40 साल से एक दूसरे को चोर कह के चल रही थी, वो अब बंद होने जा रही हैं। तो इस वजह, ये बुनियादी वजह है इनके इलेक्शन से फ़रार की। इनको मुल्क से, मुल्की इकॉनमी से किसी चीज़ की कोई गर्ज नहीं है। आपने देखा होगा कि एक ऐसी हुकूमत को रजीम चेंज के ज़रिए गैर मुल्की ताकतों के साथ मिल के हटाया गया, जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मैं समझता हूँ कि उस वक़्त हमारी इकॉनमी रिकॉर्ड हाई के ऊपर थी। 6% के हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, जिसको ख़ुद इनकी हुकूमत ने आके जो है इंडोज़ किया। तारीख़ की सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन थी, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन थी, जिनको आके इनकी हुकूमत ने, इनकी वज़ीर ख़जाना ने आके इंडोज़ किया। तारीख़ की लाइफ टाइम हाई एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की 32 अरब डॉलर की, जिसको आके इनकी हुकूमत ने इंडोज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि और ये नारा क्या लेकर आए थे कि जी हम आएंगे और हम आके आवाम की इस महंगाई से जान छुड़ाएंगे। देखें, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, उस वक्त तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था, आज 250 रुपये लीटर मिल रहा है। डीजल 250 रुपये लीटर मिल रहा है। आटा हमारे दौर में 60 रुपये किलो मिल रहा था, इनके दौर में 120 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह लोगों का अरसा हयात जो है ज़िंदगी गुजारने का, वो तंग कर दिया गया है। बिजली की कीमतें हमारे दौरे हुकूमत से 6 माह के अंदर इन्होंने डबल कर दी हैं। गैस की कीमतें इन्होंने डबल कर दी हैं। बेरोज़गारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड अरूज पे है। कारखाने बंद हो रहे हैं, मिलें बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बैठ चुका है, एक्सपोर्ट हमारे बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और ये किस तरीके से कहते हैं कि जी हम जो है
وہ آئیں گے اور آ کے ہم صحیح کریں گے. انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے؟ آ کے انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جب سے آئے ہیں ان دونوں پارٹیوں نے جو 40 سال تک ایک دوسرے کو چور کہہ کے ووٹ لیتے رہے, اور وہ مقدمات جو انہوں نے یہ ایک دوسرے کے اوپر بنوائے تھے ان مقدمات کو آ کے بڑی تیزی سے ختم کیا. نیب کے قوانین میں تبدیلی کی, نیب کے ہاتھ باندھ دیے, ایف آئی اے کے ہاتھ باندھ دیے. تمام کے تمام جو چور ہیں 1100 ارب روپے کے جو کیسز تھے ان کے اوپر, وہ انہوں نے اپنے آ کے معاف کرائے. اس کے علاوہ تو اس گورنمنٹ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے کیا اچھا کیا. آج زر مبادلہ کے ذخائر دیکھیں کہ ان کے پاس 10 دن کے پیسے نہیں رہ گئے کہ امپورٹ کا بل ادا کریں. اس وقت جو ہماری بندرگاہ ہے اس کے اوپر مال رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ ڈالر پے کریں گے تو وہ کلیئر کریں گے. لوگوں کے مال کلیئر نہیں ہو رہا ہے. اکانومی بیٹھ چکی ہے, صنعت بیٹھ چکی ہے, بے روزگاری اس وقت عروج کے اوپر ہے. سندھ کے اندر ان کی حکومت تھی, 15 سال سے ان کی حکومت ہے, اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ یہ لے کر آئے تھے. نہ انہوں نے عوام کے پلے روٹی چھوڑی ہے, نہ انہوں نے مکان چھوڑا ہے, نہ انہوں نے کوئی اور چیز, نہ روزگار اس کے لیے چھوڑا ہے. یہ جو فلڈ آیا, میں مانتا ہوں کہ یہ جو فلڈ آیا یہ ایک ڈیزاسٹر تھا, لیکن اس ڈیزاسٹر کو 3 گنا بڑھانے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی مینجمنٹ کا کردار ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ان کے سرکاری اہلکار, ان کے عہدیدار, ان کے گھروں سے اس وقت جو ہے وہ امدادی سامان جو غیر ملکوں سے آیا, جو خیمے اور کمبل اور جو خوراک پاکستانیوں نے یہاں سے بھیجی غریب لوگوں کے لیے کی امداد کے لیے, وہ یہ بیچتے ہوئے سرے عام پائے جاتے ہیں. ان کے گوداموں سے مال برآمد ہو رہے ہیں. تو یہ تو ان کی گورننس کا حال ہے. یہ کون سی گورننس کی بات کرتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان دونوں پارٹیوں کا پاکستان کے اندر سروائیول بالکل ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارا مشکل ہے. اس لیے یہ ہر طریقے سے بھی الیکشن سے فرار کی کوششیں چاہتے ہیں. اور ابھی ان کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ یہ چند دن پہلے ان کا کون سا بڑا لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے آ کے یہ بات میڈیا کے اوپر اور مختلف فورمز کے اوپر نہ کی ہو کہ جی عمران خان اگر الیکشن کرانے میں سنجیدہ ہیں تو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کریں. اب ہم اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اب ان کو کیا تکلیف ہے؟ اوکے, صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گی. صدیق الفاروق صاحب, کیا تکلیف ہے بھائی؟ کون سی جو ہے وہ پریشانی ہو گئی ہے اب اسمبلیاں توڑنے کی جب بات ہو رہی ہے؟ پہلے تو آپ لوگ بالکل یہ بات درست ہے کہتے رہتے تھے کہ جی ہاں توڑے, ہمت ہے تو توڑ کے دکھا دیں. اب جب اناؤنس کر دیا گیا کہ جی اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں اور اسمبلیوں پنجاب اور کے پی کی, کیونکہ آپ لوگ ہی کہتے تھے نا کہ خان صاحب کی جہاں حکومت ہے اگر ان میں ہمت ہے تو وہاں کی اسمبلیاں توڑ کے دکھا دیں. اور سب سے پہلے اپنی یہ میرے پروگرام میں آپ نے بھی کہا ہے, بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ کے جی توڑے اور پھر اس کے بعد بات کریں ہم سے. تو اب وہ اس چیزوں پر آ گئے ہیں تو کیوں اب اس کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس بتائے جا رہے ہیں ڈاکٹر بن کے, اور کیوں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے جو چیز ہم سنتے آ رہے تھے ایک دوسرا معاشی صورتحال نہیں ٹھیک ہو رہی, وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اب تک سو فار جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی وہاں پہ آف کورس اکنامک سیکیورٹی بڑھے گی. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ رضا صاحبہ. میں یہ عرض کروں گا کہ محترم پی ٹی آئی کے نمائندے نے یہ کہا کہ ہم نے قومی اسمبلی توڑی تھی تو یہ گئے, یہ عدالت چلے گئے. عدالت نے خود اس کا سو موٹو نوٹس دیا تھا, یہ ذرا ذہن میں رکھیں. اور وہ عدالت انہوں نے لگائی کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو کچھ کیا ہے یہ سب غیر آئینی ہے. جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی تو غیر آئینی طور پر اس عدم اعتماد کی تحریک کو ریجیکٹ کیا کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. تو اس کا سو موٹو نوٹس لیا سپریم کورٹ نے اور ان کے تمام احکامات کو جو ہے کالعدم قرار دیا. تو پہلے تو میں یہ ریکارڈ درست کروں, آپ عمران خان نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا جو سپریم کورٹ نے نوٹس لے کے ختم کر دیا. دوسری بات پہ اب آتے ہیں, اسمبلیاں توڑنے کی تو اب بھی عمران خان نے 26 نومبر کو اعلان نہیں کیا. انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ اس کے لیے میں مشاورت کروں گا.
अब نہیں वो لیکن मुशावरत آج خان की है। صاحب کی پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی توڑنے پر مشاورت ہوئی ہے جس میں میں پارلیمانی عرض کر رہا ہوں، پارٹی کا اجلاس بھی کل طلب کیا گیا ہے صدیق الفاروق صاحب. میں جو بات عرض کر رہا ہوں مجھے بات کہنے دے نا. اکرم چیمہ صاحب نے تو بڑی لمبی پوری ایک جو ہے فہرست نہیں میں رکھ دی اس میں صرف ایڈ آن کری تھی, آپ بھی آرام سے کریں, جتنی لمبی بات آپ نے کرنی ہے, پورا تو شو پڑا ہے میں آج. جی میں یہ عرض کروں گا کہ آج اگر کوئی فیصلہ فرض کریں کوئی ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے اگر ان سے یہ بالکل درست ہے کہ ہم نے کہا تھا پہلے اپنی اسمبلیاں 2 توڑیں, تو یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم اپنی وہاں آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور ہم اپنی حکومتیں قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اگر ہم اپنی حکومت پنجاب میں قائم کر سکتے ہیں اور آپ کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے. یہ ہمارا, اگر آپ کا جمہوری حق ہے, ہمارا جمہوری حق کوئی نہیں ہے. جو بات عمران خان ہو وہ جمہوری حق ہے, وہی جمہوریت ہے. بھائی عمران خان صاحب نے جو گھڑیاں بیچی ہیں, عمران خان صاحب کا جہاز اپنا ہیلی کاپٹر کا سکینڈل ہے, وہ معلم جبا کا سکینڈل ہے, وہ کے پی کے میں بلین ٹری سونامی جو ہے اس کا سکینڈل سامنے ہے, دواؤں کا سکینڈل ہے, گندم کا سکینڈل ہے, چینی کا سکینڈل ہے, 40 ارب روپے جو باہر سے کرونا کے لیے آئے ان کا سکینڈل نہیں, وہ تو ثبوت ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ دے دی. 50 ارب روپے باہر سے آئے وہ آگے پیچھے کر دیے جو برطانیہ نے بھیجے, تو وہ کرپشن نہیں ہے. یہ تو اقراری مجرم ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے. ہم پر تو آپ نے الزام لگائے, برطانیہ نے بھی شہباز شریف کو بری کیا, براڈ شیٹ نے نواز شریف سے معافی مانگی, ہرجانہ دیا. یہاں عدالتوں نے کیس ختم کیے اس لیے کہ آپ نے جھوٹے کیس بنائے تھے. رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن کا کیس جو آپ نے بنایا اسے سزائے موت دلوانے کے لیے, وہ تو آپ کے اپنے ترجمان وائس پریزیڈنٹ اور اس وقت کے جو ہے وہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ میں نے کابینہ میں نے کہا تھا کہ غلط کام ہے نہ کریں, اور عمران خان نے کیا. تو آپ جھوٹے مقدمے بنائیں, آپ بے گناہ لوگوں کو پھانسیاں دلوانے کی کوشش کریں, وہ خیر ہے. یہ جمہوریت اور یہ آئین ہے جو آپ کا لیڈر کرے. اچھا اب آ جائیں اقتصادی معاملات پر. بالکل اقتصادیات اس وقت اقتصادی معاملات مشکل صورتحال سے دوچار ہیں, لیکن میں یاد دلاتا ہوں آپ کو 2 باتیں. ایک تو خیر 2021 کے 1 جون کی ہے, 1 اپریل کی, جب ان کے آخری وزیر خزانہ شوکت ترین نے یہ کہا کہ ہماری حکومت نے جو ہے وہ معیشت کا بیڑا غرق, لفظ استعمال کیا انہوں نے, بیڑا غرق کر دیا ہے. ایکسچینج ریٹ ڈالر کا 165 روپے اس وقت. اسی طرح سے جناب انہوں نے کہا یہ جو بجلی اور گیس کی اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان سب سے, اور معاشی جو اپنا اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے انہوں نے یہ جب ان کی حکومت عدم اعتماد سے گئی تو ابھی یہ جو مئی گزرا ہے, مئی میں اپنا شوکت ترین نے ریکارڈ پر کہا پریس سے, عمران خان کے پاس کیا کہا, عمران خان کے پاس تو اقتصادی پالیسی ہی نہیں تھی. اس لیے میرے بھائی یہ اتنی اپنے دامن وہ نا اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت یہ نہ کرے. آپ کے پاس نہ کوئی پالیسی تھی. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ آپ نے کیا, آپ ان سے پیچھے ہٹے. آپ کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارا تو جناب علی واقعی ووٹ بینک ختم ہو جائے گا, آپ کا یہ خیال تھا. آپ پیچھے ہٹے تو ملک جو ہے کنگال ہونے لگا تھا. ہم نے عدم اعتماد لا کر ملک کو اس صورتحال سے نکالا. ہم نے ریاست بچانے کی سیاست کی, سیاست کو ہماری نقصان پہنچا وقتی طور پر. لیکن اب کیا ہے, اچھا ساتھ ہی شیخ رشید کی بات یاد دلا دوں, وہ ان کا وزیر داخلہ اور بہت چہیتا جو ہے وہ ان کا سپورٹر, ان کی حکومت کا حصے دار, اس نے کہا ہم نے تو معیشت میں بارودی سرنگیں لگائی ہیں, یہ جو بارودی سرنگیں پھٹیں گی تو پھر انہیں پتہ چلے گا. تو بھائی آپ کا ایک وزیر داخلہ یہ بتا چکا ہے کہ عمران خان نے معیشت میں بارودی سرنگیں لگائی ہیں, اب پی ڈی ایم کی حکومت کو پتہ چلے گا. ہم ان بارودی سرنگوں کو ایک ایک کر کے چن رہے ہیں. اس وقت ہم 3 دسمبر کو $1 ارب جو سکوک کے لیے تھے وہ واپس کر رہے ہیں, بین الاقوامی معاہدے پورے کر رہے ہیں, 50
करोड़ डॉलर, $500 मिलियन हमें आ गए हैं। और इसी तरह से जो सस्ता तेल है, रूस से कल से मुज़ाकरात शुरू हैं, रूस हमारी टीम गई हुई है। अल्लाह पाक करेगा सस्ता तेल मिल जाएगा, उसके असरात भी होंगे, क्योंकि अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि जी हम पाकिस्तान रूस के तेल की डील में रुकावट नहीं डालेंगे। इसलिए सैलाब का सरसरी जिक्र किया, ये सरसरी जिक्र नहीं है। हाँ, उन्होंने ये माना कि ये एक जो है बड़ी मुसीबत है, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर पेश किया नहीं। बढ़ा चढ़ा कर क्या, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने आके देखा और दुनिया को वो कन्विंस कर रहे हैं, और हर जगह उन्होंने कहा कि आपका फ़र्ज़ है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का शिकार पाकिस्तान को किया है आप लोगों ने, आप इसकी मदद करो। हमें उम्मीद ये है कि उनकी तरफ से भी कुछ मदद आएगी, उनकी टीमें भी आ रही हैं, IMF भी चंद दिनों के तक आ जाएगी, उसकी टीम भी। वो डू मोर जो इन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, वो डू मोर पे हमें कह रहे हैं, हम इंशाल्लाह उन्हें कन्विंस करेंगे। तो जब तेल सस्ते का मुआहदा होगा, 2 जुमले और आखिरी, तेल सस्ते का मुआहदा हो जाएगा और इंशाल्लाह होगा, और बाकी मामलात तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। मैंने यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, मैं गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ जारी रखूंगी, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक भी है, ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा हमारा। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है खासतौर पे इलेक्शन के हवाले से, और दूसरा ये कि इलेक्शन में अगर असेंबलियां तहलील होती भी हैं तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, जो कि नजर नहीं आता है। हुकूमत ये कहती है और ऑपोजिशन कहती है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी ऐसा होगा। अकरम चीमा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या PTI कमेटी की 20 दिसंबर तक असेंबली तहलील करने की सिफारिश तो आई है, लेकिन पंजाब के अरकान कुछ कहते हैं कि जी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा फौरी असेंबली तहलील नहीं करनी चाहिए, टाइमिंग और मशवरे को मद्देनजर रखना चाहिए। जबकि परवेज इलाही कहते हैं कि ना तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, अददी अक्सरियत भी नहीं है PDM के पास। तो ये जो 2 किस्म की चीजें हमें नजर आ रही हैं, इसमें खास तौर पे कि चलें अगर नहीं आ सकती या जो भी है, लेकिन जो असेंबली तहलील करने का मामला है उसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमें थोड़ी सी नजर आती है। क्या अगर जो लोग पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और वो नहीं चाहते कि फौरन असेंबली तहलील हो, उसके बावजूद असेंबली तहलील करने की बात की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, और जमहूरी पार्टियों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उसके विज़न के साथ इस वक्त तमाम की तमाम पार्टी, तमाम की तमाम चारों सूबों की पार्लिमानी पार्टियां सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई हैं, और जो खान साहब का फ़ैसला होगा उसके ऊपर मोहर तस्दीक इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली जो है वो करेंगे। इससे पहले भी आपने देख लिया कि जिस वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफ़े की बात हुई तो तमाम लोग हमारे इस्तीफ़ा देके बाहर आ गए, और आज तक असम्बली कोई बंदा दाखिल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर तो कोई 2 राय नहीं है कि जिस वक्त चेयरमैन साहब मुनासिब समझेंगे उस वक्त वो फ़ैसला करेंगे और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। और बाकी जिस वक्त पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, लोग अपनी बात सामने रखते हैं, अपनी राय को सामने रखते हैं और उनकी राय को सुना जाता है। ओके, आपकी तरफ वापस आऊंगी। सदीकुल फारूक साहब, आज एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो कहते हैं हम ज्यादा करप्ट है इसलिए 75 साल में पीछे रह गए हैं, हमारे पॉलिसी का तसलसल भी नहीं है, जबकि दीगर ममालिक हमसे आगे निकल गए, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी, इंडोनेशिया की मिसाल दी। ये वो स्टेटमेंट जो 75 साल में पीछे रहने वाला है, जिसको वो खास तौर पे करप्शन से जोड़ रहे हैं आज ये, और खुद कह रहे हैं कि हम इंतहाई करप्ट लोग हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये तो वही स्टेटमेंट है जो कि इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं, जो बात वो कहते आए हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए, करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए। वो पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा इसीलिए नाराज नाला और चिढ़ते हैं सिंध में कि जी करप्शन के हालात हैं।
وہ اسی بات پہ بات کرتے ہیں کہ جی فرد جرم عائد ہونی تھی ملینز آف کرپشن کی وزیر اعظم پہ، وہ وزیر اعظم بن گئے اس دن، جس پہ حمزہ شہباز صاحب پہ ہونی تھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. تو آج آپ لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں، آپ کے لیڈران بھی وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب بات کرتے ہیں، تو واٹ از دا ڈفرنس دین؟ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح فوج نے تسلیم کیا ایک سٹنگ آرمی چیف کی زبان سے کہ فوج نے 70 سال مداخلت کی ہے پاکستان کے معاملات میں، سیاست میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایوب خان جس وقت سے یہ کام اس نے شروع کیا، لیاقت علی خان کو شہید کروایا گیا اور پھر 56 کا دستور اٹھا کے پھینک دیا گیا اور پھر فوج براہ راست آ گئی اور پھر 35 سال فوج براہ راست اور باقی عرصہ پیچھے بیٹھ کے کرتے ہوئی جو کچھ کرنا تھا. جیسے کہ باجوہ صاحب نے تسلیم کیا کہ ہم تو فروری 2022 میں جو ہے وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے آپ کلپس لگائیں، وہ خود کے باجوہ صاحب کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے. تو یہ جو کرپشن ہے، یہ کرپشن اسی وجہ سے ہوئی. جو بات احسن اقبال صاحب نے کی وہ ایک بڑے لیول پہ تاریخی حقیقت کے طور پر انہوں نے بات کی ہے. اس میں ایسے بیچ میں وقت آتے رہے ہیں جہاں بہتری ہوئی ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کرپشن کے بارے میں بات کرنا اور کرپشن ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا الگ بات ہے. کے پی کے میں عمران صاحب نے کہا تھا میں 100 دنوں میں بلکہ 90 دن میں سارے بڑے مگرمچھ پکڑ لوں گا. جب ان کی کے پی کے میں 2014 میں حکومت قائم ہوئی، پھر انہوں نے وہاں ایک اینٹی کرپشن کا پورا نیب کی طرح کا قائم کیا اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اس کا چیئرمین لگایا. اور جب وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب اپنی معلومات کی بنیاد پر ان کے اس وقت کے چیف منسٹر اور کچھ منسٹرز کو یعنی خٹک کو اور اس کی کابینہ کے کچھ منسٹرز کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، عمران خان صاحب نے وہ پورا نظام ہی لپیٹ کے اٹھا کے پھینک دیا اور اس سے قوم کے صوبے کے 98.5 کروڑ یعنی 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. تو عمران خان صاحب اگر اس سلسلے میں مخلص ہوتے تو وہ کہتے پکڑ لو، کیونکہ وہ تو یہ کہتے تھے مجھ سے شروع کریں اکاؤنٹیبلٹی، احتساب مجھ سے شروع کریں. اس کے بعد انہوں نے ایک آئی ایس آئی چیف کو بدلا. جس وقت اس آئی ایس آئی چیف نے گوگی اور ان کی اہلیہ اور کچھ دوسروں کی کرپشن اور وہ فائلیں پنجاب میں سامنے رکھی عمران خان کے، تو عمران خان نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس پہ کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 8 مہینے بعد ان صاحب کو تبدیل کروا دیا، بجائے کرپشن ختم کرنے کے تبدیل کر. ابھی وہ کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی. اگر کرپشن ختم کرنی ہے، نہ اسیسمنٹ جو کروائی ہے وہ ٹھیک ہے، دستخط ہی کسی کے نہیں. گھڑی کہاں بیچی ہے وہ دکان ہی بند ہے. جہاں گھڑی پڑی ہے وہ بتا رہا ہے کہ کتنے کی بکی ہے، کتنے کی گھڑی تھی. چوروں کا مال، اور پنجابی بھی کہتے ہیں ڈانگاں دے گز، مال آیا تحفہ، آپ نے چوری کی اور ڈانگوں کے گز کے حساب سے بیچنا شروع کر دیا. مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. وہ اب آپ پکڑے ہوئے ہیں اور آپ اقراری مجرم ہیں اس میں. آف شور کمپنیاں جو آپ کہتے تھے میری نہیں ہیں، جب سامنے آئیں آپ اقراری مجرم، آپ نے کہا ہاں وہ میں نے ٹیکس بچایا. آپ نے اپنا کالا دھن سفید کرایا پہلے 98 میں، آپ اقراری مجرم ہے کہ آپ کے پاس کالا پیسہ حرام کا تھا. آپ کی بہن نے 2017 میں کرایا، جو شوکت خانم کی ڈائریکٹر ہیں، جو آپ کی یونیورسٹی جو ہے القادر اس کی ڈائریکٹر ہیں اور فنڈ کلیکٹ کرتی ہیں. انہوں نے کہا جی مشینیں چلا چلا کے میں نے یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں. 65 یا 66 ارب روپے کا کالا دھن ان کی بہن نے، جو ان کی لوگ بتا رہے ہیں کہ انہی کے نام پہ یہ سارا کچھ ہوا اور کر رہی ہیں، وہ ان کی کرپشن ہے وہ. اور پھر مزید کچھ نکلی تو ان کے اپنے چیف جسٹس جو ان کا دوست تھا اس نے 2.5 کروڑ روپے ان پر جرمانہ بھی عائد کیا. تو جناب علی آپ تو اقراری مجرم ہیں. تو آپ اقراری مجرم ہو، آپ کو تو سزا ملنی چاہیے. آپ کے وکیل نے تسلیم کیا ہے 8 سال کے دوران آخری 6 مہینوں میں کہ ہاں یہ جو ممنوعہ فنڈ ہے یا فارن فنڈنگ ہے یہ ہم سے ہوئی ہے. یہ کچھ اکاؤنٹس ہم سے رہ گئے تھے، وہ اکاؤنٹس آپ نے چھپائے، اسٹیٹ بینک نے سامنے رکھے. آپ کا جرائم تو وہاں بھی ثابت ہے. اب ان کے لیے تو شہادتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنی حکومت پر کہ جس تیزی سے
इन्होंने तो बगैर झूठे मुकदमे बना के हम आप लोगों को बंद कर दिया, पूरे पूरे खानदानों को। अब जब सामने मुकदमे पड़े हैं, इकरार कर रहे हैं कि हाँ ये है, क्यों नहीं पकड़ रहे इनको, इमरान खान समेत? ये वो कहते हैं नहीं थोड़ा सा और कर लें ताकि हम पर ये उंगली ना आए उठे कि जी हमने ज्यादती की है। ये शफाफियत की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने तो मुकदमे जो बनाए वो तो अदालतों ने उठा के फेंके। नवाज शरीफ के खिलाफ जिस मुकदमा जो जस्टिस अरशद मलिक ने फैसला दिया था उसमें भी लिखा है करप्शन कोई नहीं हुई। इसलिए हुजूर ये बातें अपनी जगह, और जब आप बातें करते हैं 100 रुपए का डॉलर जब था आप जनाब अली धरना दे रहे थे, चीनी 55 रुपए किलो थी आप धरना दे रहे थे, आटा 35 रुपए किलो था आप धरना दे रहे थे, सी पैक बन रहा था आप धरना दे रहे थे। आप क्यों, आप क्या है? और फिर आपने क्या किया? अमेरिका से आज़ादी, अच्छा जी अमेरिका से आज़ादी, फिर आप इमरान खान साहब मान गए। आज से 14 दिन पहले जर्मन टीवी को इंटरव्यू दिया तो कहा मैंने रूस जाके गलती की। उस वक्त कहते थे नहीं सुपर ताकत अल्लाह की ज़ात है, हम अमेरिका से आज़ादी चाहते। फिर अब अमेरिकी सफीर से खुफिया जाके घंटे घंटे की 1 महीने 2 मुलाकातें हो गई। ये क्या है? अगर हमारे दावत में 13 लोग जो हैं वो सफीर दर्जे के तो मुसलमान सफीर थे, बाकी अगर अमेरिका की 3rd सेक्रेटरी या खातून आ जाए तो कहते हैं साजिश है। आप जनाब अमेरिकी सफीर से जाके खुफिया घंटा भर मुलाकातें करें और उसका गवाह कोई ना हो। आपने जनाब सारे बड़े नेकी के काम किए हैं, आप झुके नहीं हो। आप सी पैक अमेरिका के कहने पे बंद कर दो जनाब, आप मुहिब वतन हो और आप आज़ाद हो, गुलाम नहीं हो। ये ट्रंप के कहने पे आपने सी पैक बंद किया, ट्रंप के कहने पे आपने वोट दिया इंडिया को सलामती काउंसिल की आर्जी जो रुकनीयत है उसके लिए। ट्रंप के कहने पे आपने अभी नंदन को छोड़ा ताकि उसे मदद मिले बूजी को इलेक्शन में। ट्रंप के कहने के 350 आपने माहीगीर छोड़े उसकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ऐलान वाशिंगटन में हुआ, छोड़े इमरान खान ने। यहाँ कौन सी आजादी है, कौन सी आपकी पॉलिसी है? ओके, अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। अकरम भाई, ये मेरा सवाल आपसे भी वही है, 75 साल में हम ज्यादा करप्ट हैं। आज जैसे इकबाल साहब खुद इस बात को अग्री कर रहे थे। एक तरफ वो कहते हैं कि हम पीछे इसलिए रह गए करप्शन का मामला, ये वही बात है जो आपकी पार्टी का नैरेटिव रहा। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब समझते हैं और वो ये कह रहे थे कि आपने इसकी एग्जाम्पल सेट नहीं किया, आपके पास बहुत सारे मौके थे मगर आप नहीं कर सके एग्जाम्पल सेट। और अब जजाई साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं सियासत के अंदर। वो कह रहे हैं कि केपीके के अंदर भी कुछ नाराज दोस्त हैं, उनको वापस ले आएंगे। आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हम भी इलेक्शन में जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप एमपीज लाएंगे, हम आपसे ज्यादा एमपीज ले आएंगे। देखें, ये इस वक्त मैं समझता हूं कि ये भूल के अंदर हैं। ये 2022 का पाकिस्तान है, ठीक है। अब जिसको पीछे रहने की बात करते हैं, देखा जाए तो 4 दफ़ा तो इनकी हुकूमतें रही हैं इस मुल्क के ऊपर। 4 दफ़ा तो ये इक़्तिदार में रहे हैं और उसके अलावा फ़ौज रही है। हमें तो टोटल 3-3.25 साल की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी ये बात करते हैं। आप देखें कि 3-3.25 साल की हुकूमत के दौरान हमारे ये कोई एक ऐसा केस साबित नहीं कर सके किसी वज़ीर के ऊपर, किसी मुशीर के ऊपर, जो कि ये कहें कि ये हमने चीज़ पकड़ के दिखाई है। घड़ी घड़ी लगे हुए, घड़ी भाई, वो तोहफे हमने आपकी तरह 15% पे नहीं लिए, हमने आपकी तरह कानून को वायलेट नहीं किया, हमने तोशाखाना से गाड़ियां नहीं निकाली जो कि ममनुआ है, जो कि आपने निकाली। तो मैं समझता हूँ कि ये किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इनके पास एक ही बात आ गई है, घड़ी तो अब ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि ये इनके इक़्तिदार की आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं इस वक्त, और अब इनकी आवाम के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जीटी रोड का जो राग लापते थे वो भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा क्लीन स्वीप करने जा रही है, वहाँ से भी इनको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि अब ये दोनों पार्टियाँ अगर आज इंतखाबात करा लें, 1 माह बाद करा लें, 4 माह बाद करा लें, 6 माह बाद इलेक्शन करा लें, ये जितना इलेक्शन को लेट करेंगे उतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा और उतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बढ़ेंगी। हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें अगर फ़िक्र है तो पाकिस्तान की फ़िक्र है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की फ़िक्र है, जिसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लूट मार का बाजार गर्म है। आप बताएं मुझे कि 15 साल से
पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है, ये एक अनाज नहीं संभाल सकते, ये गंदम नहीं संभाल सकते। हर साल अरबों रुपए की गंदम को ये कहते हैं कि जी, कभी कहते हैं कि चूहे खा गए, कभी कहते हैं कि जी वो फ्लड की नज़र हो गई है, और अरबों रुपए की गंदम जो है वो गोदामों, सरकारी गोदामों से बेच के पैसा हड़प कर लेते हैं। अगले सीज़न के ऊपर फिर कौमी ख़जाने से या कर्जा लेकर वो गंदम खरीद के रखते हैं और आखिर में उसको बेच के खा जाते हैं। ये तो इनकी गवर्नेंस का हाल है। उस पार्टी के बारे में आप क्या बात करेंगे कि जो गरीबों के नाम के ऊपर दूसरे मुल्कों ने तरस खा के इमदाद भेजी, जो पार्टी उस इमदाद को बेचने के अंदर मुलविस है, जिसके ओहदेदार मुलविस हैं, जिसके बड़े बड़े सरकारी एहलकार मुलविस हैं, मीडिया के ऊपर हैं खबरें। आप अभी 2 दिन पहले की खबरें देख लें कि कंबल और खाने पीने की चीज़ें बेचते हुए रेड हैंडेड इनका एक वो तहसीलदार जो है वो पकड़ा गया। छोटा अफसर है। इससे पहले इनके अपने ओहदेदारों के ज़िले ओहदेदारों के गोदामों से, घरों से जो है ना ट्रकों के ट्रक जो है ना कंबल के और खैमों के बरामद हुए। वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ना इनका अवाम से कोई वास्ता है, ना इनका पाकिस्तान से कोई वास्ता है। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि लूट मार करो और जितना लूट सकते हो लूटो। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ रिजीम चेंज के अंदर जिसने भी हिस्सा डाला, पाकिस्तानी कौम उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, इसी पे एक बात और मैं जानना चाहूंगी आपसे ही, क्या नाम है, अकरम चीमा साहब के, जहां पर ये जो हम बात कर रहे हैं लूट मार की और इस सारी चीजों की। अच्छा, बिफोर मैं आपकी तरफ आऊँ, जरा निसार खोड़ो साहब ने भी ज्वाइन किया, जरा उनसे भी बात कर लूँ और उनसे भी बात करूंगी। ये जो जरदारी साहब थोड़ा सा भी एक्टिव भी हुए हैं और जो इस वक्त सिचुएशन है इस वक्त पॉलिटिकल, उस मामले में। अस्सलाम वालेकुम निसार खोड़ो साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, क्लाउड एंड क्लियर आ रही है। निसार खोड़ो साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि सिंध में इस वक्त 8 सरकारी गोदामों से हजारों मैट्रिक टन गंदम गायब होती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सखर मोटरवे में अरबों रुपए की चोरी का केस है, ये इस तरह के मामला जो गवर्नेंस के वो बेहतर नहीं हो रहे। 3 दफा के टेन्योर आपकी गवर्नमेंट के पास है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, लेकिन जहां पॉलिटिकल गिमिक्स की बात आती है, फौरन से लीडरशिप एक्टिव भी हो जाती है। जरदारी साहब अब बहुत ज्यादा इस हवाले से एक्टिव नजर आ रहे हैं, वापस से सियासत में माशाल्लाह ठीक भी हो गए हैं। जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो वो असेंबली तहलील करने की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर जिस तरह से जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में जाएंगे तो हम चाहेंगे तो हम भी जाएंगे, एमपीएस हम ले आएंगे, केपी से नाराज लोग ले आएंगे। फर्दर आगे क्या जो है स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील करने की बात करती है तो मेहरबानी फरमाए सवाल तो करे ना। जी सवाल कर लिया मैंने अपना। अब मैं सारी चीजों का जवाब दूं? जी बिल्कुल दीजिए। तो फिर मेरी अर्ज ये है कि किसी को क्या एतराज है अगर जरदारी साहब एक्टिव हो जाते हैं? क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है? अगर इमरान खान रोज सुबह शाम तकरीरें करता है और टीवी पे सर खाता है, तो उसके लिए मैं क्यों ना कहूं कि ये खामखा क्यों खा रहा है? जरदारी साहब को रोकना कि जी एक्टिव क्यों हुआ है, ये कोई बात हुई जो आप कह रही हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रही निसार खोड़ो साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल कर रही है। अभी अकरम चीमा साहब बैठे वो ये पूछ रहे हैं कि गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं हो रहे, सियासी मामलात में जो है वो सबसे पेश है आगे आपकी पार्टी। जी हेलो जी तहरीक इंसाफ को क्या पड़ी है कि हमारी एक्टिविटी पर वो नुक्ताची नहीं करे? पर वो खुद एक्टिविटी करे, वो खुद भाग जाते हैं, अपने टारगेट पे रुकते नहीं है, खुद ही फेल कर देते हैं अपनी लॉन्ग मार्च को, सब कुछ करते हैं। मैंने क्या कहा, उन्होंने खुद ही अमल किया। हम अगर एक्टिव होते हैं तो हमारा पूरा हक है, सियासी पार्टी हम करते हैं। रही बात आपने गंदम की तो पिछले साल की अखबारी भी निकाल के देख लें तो उसमें भी कुछ इस तरह की बातें कहीं ना कहीं आपसे मिल जाएंगी। ठीक है, जब इमरान खान साहब थे तब भी ऐसी बातें हो रही थी। ठीक है, सखर और हैदराबाद मोटरवे पर पहले तो मेरा सवाल है कि इमरान खान 2018 से आया हुआ था और ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होना था तैयार। 4 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? मेरे सिंध को एक भी उसने स्कीम नहीं दी, बड़ी सी कोई स्कीम, जैसे कि ये मोटरवे हो सकती थी। 4 साल के बाद जब शुरू हुआ है
तो एक आधा जिल में कोई बात हो रही तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होके बाकायदा रकम को वसूल भी किया जा सकता है। मैं तो सवाल इमरान खान से करूंगा कि 4 साल उसने मोटरवे बनाया क्यों नहीं, जब उसके पास पैसे भी थे, जब वो कह रहा था इकोनॉमी भी बहुत अच्छी जा रही है, जब वो कह रहा था कि 6% GDP है, फलां है, तो मेरे दिल ने क्या कसूर किया था कि सखर और हैदराबाद का मोटरवे न बनता हो। वैसे भी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में था। ये क्यों हुआ कि इस हुकूमत ने आके कानून में तब्दीली लाई और वो मुमकिन कर दिया कि जी हाँ ये बन सकता है रोड। एक तो मेरा तो सवाल ये है उनसे, आप मुझसे क्या सवाल कर रही हैं? उनकी अपनी मर्जी है, जैसे वो सियासत करें, इस्तीफा दे ना दे, मुझे क्या। मैंने कब उनको रोका है असेंबली में आने से? वो खुद भाग रहे हैं असेंबली में, खुद अपोजिशन। ये एक जमहूरी तरीका है, असेंबली में फेस करो। ये आपका कहना कि रिजीम चेंज कोई माना नहीं रखता। रिजीम चेंज हर मुल्क में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है। अदम एतमाद लाना कोई हमारा कोई गुनाह नहीं था। इमरान चाहते थे कि अदम एतमाद लाए, इसके एलाइज चाहते थे कि अदम एतमाद लाए, इसके अपने मेंबर इसको छोड़ के कहीं चले गए। हमने उनसे वोट नहीं दिलवाया था, हमने उनसे कोई वोट नहीं दिलवाया था। इमरान खान के साथी छोड़ गए उसको, उसके अपने मेंबर छोड़ गए उसको। जब छोड़ जाते हैं तो अपने नसीब को रोए, अपने रवैये को रोए। हमसे क्या गिला करता है? खुद ही कहता है ना, क्या कहता है? चलो जी इस्टेब्लिशमेंट ने अगर साजिश नहीं की तो मुझे बचा तो लेती। क्या मतलब है? आप आवाम पे भरोसा करो, इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों भरोसा कर रहे हो? आप अपने रवैयों को दुरुस्त करो, इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों भरोसा कर रहे हो? कभी उनको गाली देते हो, कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक कहते हो। क्या मसला है आप लोगों का? जी अकरम चीमा साहब, क्या मसला है आप लोगों का? निसार खोड़ो साहब ने बड़ी डिटेल में जवाब दे दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं निसार खोड़ो साहब की इस बात को लूँगा कि जो इन्होंने कहा है कि जी इस हुकूमत ने आके किया। जनाबे वाला, मैं आपको बता दूं कि ये जो इमरान खान साहब ने 1100 अरब रुपए का सिंध पैकेज अनाउंस किया था, ये सखर हैदराबाद मोटरवे उस पैकेज का हिस्सा है। और ये हमारे दौर में ही इसकी फिजिबिलिटी तैयार हुई थी और हमारे दौर में ही इसकी लैंड एक्विजिशन शुरू हुई थी, जिसके इब्तिदाई 28 अरब रुपए, मैं उस बात का गवाह हूं, हमारे दौर में जारी हुए थे। और अब इन्होंने उसके ऊपर मजीद थोड़ी सी रकम जारी की है, और जो कि सिर्फ लूट मार करने के लिए थी। ये जिस डीसी साहब के पीछे ये एंटी करप्शन लेकर फिर रहे हैं, उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने हिस्सा पूरा नहीं पहुंचाया, हिस्से का फड्डा हो गया था। इनको पता चला कि वो पैसे ज्यादा खा गया और लीडरशिप को पैसे पूरे नहीं पहुंचे। तो ये मसला इसलिए ये सामने आया, इसके अंदर करप्शन अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। अच्छा, एक सेकंड, निसार खोड़ो साहब जी क्या कह रहे हैं आप? देखें, बात सुने, देखें, करेक्शन करना चाहता हूँ। जी। मुल्तान से सखर था सीपैक, सखर में खत्म हो गया, रोड तैयार हो गया। उसके बाद ये था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी हुकूमत का कुछ हिस्सा नहीं, उनकी सिर्फ जमीन और पैसा किसी और का। ये सीपैक का हिस्सा भी नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं था, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। आज भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगा, जैसे हमने बनाया हैदराबाद से मीरपुर खास तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जैसे हमने कराची से बनाया ठट्टा तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे हमने कोल बनाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये मंसूबा हाईवे, मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, और इमरान खान ने कुछ नहीं किया। 4 साल कुछ नहीं किया। चले ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ी लंबी बहस दोबारा से हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, अकरम चीमा साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, हफ्ते के रोज का वैसे तो आज आखिरी प्रोग्राम होता है, लेकिन आज आखिरी प्रोग्राम नहीं है। कल जुमे को 8 बजे आप देखेंगे वजीर दाखिला बलूचिस्तान का इंतहाई अहम प्रोग्राम, खुसूसी इंटरव्यू उनका। सो आपने कल भी वो कहीं नहीं जाना और मिस नहीं करना है, क्योंकि कल 8 बजे वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लंगऊ का आपके साथ आप देखेंगे प्रोग्राम, और बहुत खास प्रोग्राम होगा वो बलूचिस्तान के एतबार से। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।